नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। आज हम ओपीएस की अपडेट के बारे में बात करेंगे। अभी 9 जुलाई 2026 को ओपीएस के मामले में 95 केसों का फैसला किया था। उस जजमेंट पर हमने वीडियो बना दी थी, लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद कुछ कैंडिडेट्स के फ़ोन आ रहे हैं। उनके जो डाउट्स हैं वो बार बार पूछ रहे हैं। उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले जो डाउट आता है, क्या 9 जुलाई का जजमेंट सब पर लागू होगा, यानी क्या ये जर्नलाइज होगा। दूसरा, इससे पहले भी 14 मई और 25 मई को हाई कोर्ट ने ओपीएस के केसों में जजमेंट दिया था। उन जजमेंट में और 9 जुलाई के जजमेंट में क्या डिफरेंस है, उस पर हम बात करेंगे। 14 जुलाई को जो 20-21 केसों का जजमेंट आया था, उनमें से कुछ के केस रिजेक्ट होकर वापस आने शुरू हो गए। रिजेक्शन वालों को आगे क्या करना है, उस पर हम बात करेंगे। पार्ट टाइम, अडॉक बेसिस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो जजमेंट आया है, क्या उससे सबको लाभ मिलेगा। विज्ञापन संख्या 6/6 में सिलेक्टेड क्या सभी कैंडिडेट्स को लाभ मिलेगा, या सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को लाभ मिलेगा जिन्होंने 2005 में भी अप्लाई किया था और 6/6 में जिनका सिलेक्शन हुआ है। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, उन सब को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। 9 जुलाई को हाई कोर्ट का ओपीएस के मामले में जो जजमेंट आया है, उसमें कुछ लोगों के ये सवाल हैं, क्या वो सिर्फ 6/6 के लिए लागू रहेगा, या और भी कोई वैकेंसी हैं जो पहले 2004 में 2003 में निकली थी और बाद में रीएड हुई थी, उन पर भी लागू होगा। या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे और बाद में किसी विज्ञापन के तहत उनका सिलेक्शन हो गया, क्या उनको ओपीएस का लाभ मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं, उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम 9 जुलाई का जो जजमेंट है उसको क्लियर कर लेते हैं। हालांकि उसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना दी थी। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में 95 केसों को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा था, लेकिन हम दर्शकों को आसान भाषा में समझाने के लिए उस जजमेंट को 3 कैटेगरी में बांटकर समझाने की कोशिश करते हैं। पहला पार्ट है जो पहले अडॉक पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर पार्ट टाइम लगे हुए थे, उनके लिए था। जजमेंट के अनुसार पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या अडॉक पे 2002 में पार्ट टाइम, अडॉक बेसिस या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे थे और 2016 में उनको रेगुलाइज किया गया था। 2002 से लेकर 2016 तक उनकी कंटिन्यू सर्विस थी, कहीं पर भी ब्रेक नहीं था। उन्होंने जब डिपार्टमेंट को ओपीएस के केस भेजे थे हरियाणा सरकार के पत्र 8 मई 2023 के अनुसार, तो डिपार्टमेंट ने उनके केस रिजेक्ट कर वापस भेज दिए थे। हाई कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया है कि 2002 से लेकर 2016 तक की उनकी जो सर्विस है वो कंटिन्यू सर्विस है, उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है। इसलिए उनकी 2002 से लेकर 2016 की सर्विस को पेंशन के लिए एलिजिबल मान लिया है। जिन जिन कैंडिडेट्स ने केस किया था, हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ओपीएस का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन हाई कोर्ट ने सिर्फ पेटिशनर के लिए दी है, सबके लिए कॉमन डायरेक्शन नहीं दी है। इस तरह के अगर और भी कोई कर्मचारी हैं जिनका 2002, 2003 या 2004 में अडॉक बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या फिर पार्ट टाइम पे ज्वाइन किया था और कंटिन्यू उनकी सर्विस रही है और बाद में वो 2016 में 2014 की पॉलिसी के तहत अगर रेगुलराइज हुए हैं, वो अगर हाई कोर्ट में केस करेंगे, उनका जजमेंट भी सेम ऐसा ही आएगा जैसे 9 जुलाई का जजमेंट आया है। अब हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट मेनली शिक्षा विभाग के टीचर्स के लिए है। शिक्षा विभाग ने 7 जुलाई 2005 को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीचर्स की वैकेंसी निकाली थी, जिसमें लेक्चरर, स्कूल कैडर थे, मास्टर कैडर, सीएंडवी और जेबीटी, इन सभी की पोस्ट थी। मेरिट लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी थी, लेकिन उस भर्ती को बीच में ही रोक दिया था और शिक्षा विभाग ने पब्लिक नोटिस दिया था 23 जून 2006 को, यानी कि विज्ञापन संख्या 1/2005, जिसका विज्ञापन 7 जुलाई 2005 को जारी किया था, उसको विड्रा कर लिया। उसके बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 20 जुलाई 2006 को विज्ञापन संख्या 6/2006 के तहत विभिन्न कैटेगरी के टीचर्स के लिए आवेदन मांगे थे। विज्ञापन संख्या 6/6 में नोट दिए थे, नोट 1, नोट 2 और नोट 3। नोट 3 में दिया था कि जिन्होंने विज्ञापन संख्या 1/2005 में अप्लाई किया था, उनको फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन फीस की छूट लेने के लिए अगर वो 2005 के फीस के प्रमाण लगा देते हैं तो उनको फीस में छूट मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी की कंडीशन लिखी हुई थी कि 1/7/2005 की जो एलिजिबिलिटी थी एज की, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, वही एलिजिबिलिटी विज्ञापन संख्या 6/2006 में रहेगी। बहस के दौरान सरकारी वकील ने दलील दी थी कि 6/6 वैकेंसी अलग है, 2005 की वैकेंसी अलग थी। साथ में सरकारी वकील ने कहा कि जो पेटिशनर हैं उन्होंने 2005 के फीस के प्रूफ भी नहीं लगाए हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो जजमेंट में लिखा है वो इस प्रकार था कि 2006 की जो वैकेंसी थी विज्ञापन संख्या 6/2006, वो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र भर्ती नहीं थी, बल्कि उनका प्रोसेस जुलाई 2005 से शुरू हुआ था और कट ऑफ डेट जो मानी गई थी 1/7/2005 थी और यही विज्ञापन संख्या 6/6 के नोट 3 में दी हुई थी। हाई कोर्ट ने कहा
6/2006 है, इनका प्रोसेस जुलाई 2005 से स्टार्ट हुआ, जून 2006 में विड्रा किया, जुलाई 2006 में फिर से विज्ञापन देके इसको प्रोसेस को शुरू किया गया, जिस कारण से 6/2006 की वैकेंसी को जुलाई 2005 की वैकेंसी मान लिया है और इसीलिए उनको ओपीएस के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि इससे पहले भी हाई कोर्ट के कई जजमेंट आए हैं जिसमें ओपीएस के लिए जो कट ऑफ डेट थी वो 28 अक्टूबर 2005 थी और 6/2006 की जो वैकेंसी है उसको जुलाई 2005 की वैकेंसी मानने के कारण वो अक्टूबर 2005 के पहले की वैकेंसी होगी, जिस कारण से उनको ओपीएस का लाभ देने के लिए हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार 6 वीक के अंदर एक प्रोसेस चलाना है जिसमें जो पेंशनर हैं उनको ऑप्शन देना है एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने के लिए। उसके बाद उनको एनपीएस से ओपीएस में स्विच करके फिर उनको ओपीएस का बेनिफिट देना है। 9 जुलाई के हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ये बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगा जो हाई कोर्ट में पेंशनर थे, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी कैटेगरी का जो केस था वो एक्स ग्रेसिया था। कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्कूल है बाता गांव के अंदर, वहां का कोई 4th क्लास एम्प्लॉय था जिनके पिताजी की जो डेथ हुई थी वो 13 अक्टूबर 2005 को हुई थी। उन्होंने एक्स ग्रेसिया के लिए अप्लाई किया था 25 अक्टूबर 2005 को, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी 13 जनवरी 2006 को। हाई कोर्ट ने कहा कि उनके पिताजी की जो डेथ हुई है वो 13 अक्टूबर 2005 को हुई थी, इसलिए जो वैकेंसी खाली हुई वो 13 अक्टूबर 2005 को हुई थी। दूसरा हाई कोर्ट ने कहा कि उन्होंने एक्स ग्रेसिया के लिए जो अप्लाई किया वो भी 28 अक्टूबर 2005 से पहले 25 अक्टूबर 2005 को कर दिया था। प्रोसेस में देरी हुई है उसके लिए कैंडिडेट जिम्मेदार नहीं है, भले ही उसकी ज्वाइनिंग 13 जनवरी 2006 को हुई है लेकिन वो ओपीएस के लिए एलिजिबल है। यहाँ सिर्फ उसी के लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं ओपीएस के लिए, बाकी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जो एक्स ग्रेसिया में आते हैं। अगर कोई और कैंडिडेट इस तरह का है जो एक्स ग्रेसिया में आता है वो भी हाई कोर्ट में इसका हवाला देके केस कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। विज्ञापन संख्या 6/6 में सिलेक्टेड कई कैंडिडेट्स के फोन आए हैं, वो उनके डाउट्स हैं क्या जो 6/6 में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो उन्हीं को ओपीएस मिलेगा जिन्होंने 2005 में अप्लाई किया था। अभी जो जजमेंट आया है, ये जो केस फाइल हुआ था ये 2024 में फाइल हुआ था और उस समय 5 का रिकॉर्ड बहुत ही कम लोगों के पास था। जो पेटिशनर हैं उनमें से कुछ ही लोगों ने अपना रिकॉर्ड हाई कोर्ट में लगाया था याचिका के साथ। ज्यादातर कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके पास 2005 में अप्लाई करने का या फीस देने का कोई प्रमाण उनके पास नहीं था और शिक्षा विभाग ने भी उनसे कोई प्रमाण नहीं मांगा था। हाई कोर्ट के जजमेंट के अनुसार भी किसी भी कैंडिडेट से कोई फीस का प्रूफ नहीं मांगा गया है और ना ही 2005 में अप्लाई करने का कोई प्रमाण मांगा गया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 6/6 जो वैकेंसी है वो 2005 की वैकेंसी है और 2005 से कंटिन्यू प्रोसेस में है, जिस कारण से उसको ओपीएस के लिए एलिजिबल मान लिया है, क्योंकि कट ऑफ डेट 28 अक्टूबर 2005 है और जो वैकेंसी है वो 1/7/2005 की मान ली गई है, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो कट ऑफ डेट थी वो 1/7/2005 थी। अभी जो केस पेंडिंग है उनमें से कुछ केस 11 अगस्त को लगे हुए हैं और कुछ केस 9 सितंबर को लगे हुए हैं। इनमें जिन्होंने अप्लाई किया है उनमें ज्यादातर वो कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन विज्ञापन संख्या 6/6 के तहत हुआ है। इनमें से ज्यादातर उन्हीं कैंडिडेट ने हाई कोर्ट में केस फाइल किए हैं जिनको 2005 का रिकॉर्ड मिल गया है। 2005 का रिकॉर्ड मेरे पास था, 3 साल के संघर्ष के बाद वो रिकॉर्ड मुझे मिला था। जिसने मुझसे वो रिकॉर्ड मांगा उन सबको मैंने रिकॉर्ड की वो 2 फाइल भेज दी थी। एक में एप्लीकेशन की पूरी डिटेल थी, उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते थे, दूसरे में ड्राफ्ट की पूरी डिटेल थी, उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते थे और लोगों ने निकाले भी हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एप्लीकेशन फाइल और ड्राफ्ट की फाइल कैसे खोलनी है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, आगे प्रोसेस कैसे है, सारे स्टेप उसमें बताए हैं। वो वीडियो भी लोगों को उपलब्ध करवा दी थी। वर्तमान में जो केस है ज्यादातर उन्हीं कैंडिडेट्स के जिन्होंने 2005 में अप्लाई किया था और 6/6 में सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जो 9 जुलाई को जजमेंट आया है उसमें ऐसे कई कैंडिडेट्स थे जिन्होंने केस फाइल किया था और उनके पास 2005 में अप्लाई करने का कोई प्रमाण नहीं था। उसके बाद भी हाई कोर्ट ने उनको ओपीएस के लिए एलिजिबल माना है। अब जो और डाउट्स आते हैं वो ये है कि इसी तरह के जो और विज्ञापन थे जो 2003 में या 2004 में निकले थे, 2005 में या 6 में उनको विड्रा कर लिया गया या उनको रीएड कर दिया गया, क्या उनको ओपीएस मिलेगा? अगर उनका प्रोसेस कंटिन्यू है, 2003 में या 2004 में निकले हैं और 2006 में या 7 में रीएड हुए हैं, तो वो भर्ती पीछे की मानी जाएगी, उनको ओपीएस मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन उसके लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहले अडोक पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे थे, बाद में किसी विज्ञापन के तहत उनका सिलेक्शन हो गया है। मेरी समझ के अनुसार वो कंटिन्यू प्रोसेस में नहीं आएगा, क्योंकि जो अडोक बेसिस था वो अलग था और जो विज्ञापन निकला वो अलग था। अगर हम पार्ट टाइप कॉन्ट्रैक्ट बेस का या अडोक वाले का जजमेंट की बात करें जो 9 जुलाई का है, उसमें उन्होंने पार्ट टाइम या अडोक बेसिस पे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइन किया था और फिर बाद में वो किसी अलग विज्ञापन के तहत उनका सिलेक्शन नहीं हुआ,
बल्कि 2014 की पॉलिसी के तहत उसी पोस्ट पे उसको कंटिन्यू रेगुलाइज कर दिया गया है, जिस कारण से उनको पुरानी सर्विस को ओपीएस के लिए एलिजिबल मान लिया है। अगर कोई 2002, 2003, 2004 में अडोक पे कॉन्ट्रैक्ट पर लगा है और बाद में किसी विज्ञापन के तहत उनका सिलेक्शन हो गया है, तो उसको ओपीएस मिलने की संभावना मेरी समझ के अनुसार कम है। बाकी वकील से सलाह ले सकते हैं। कुछ कैंडिडेट्स के फोन आते हैं कि 9 जुलाई को जो जजमेंट आया है उसमें जो पेटिशनर थे उनका फोन नंबर दे दीजिए, या उनके जो वकील थे उसका फोन नंबर दे दीजिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, आप उस चीज के लिए एलिजिबल हैं, ना तो आपको किसी पेटिशनर से बात करने की जरूरत है और ना ही उन्हीं वकीलों से बात करने की जरूरत है। आप किसी भी वकील के माध्यम से अपना केस हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, 9 जुलाई के जजमेंट का हवाला दे सकते हैं। वकील को यही बताना है, पहले हमारी ये मेन वैकेंसी निकली थी, उसके बाद इसको विड्रा कर दिया या कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा ये वैकेंसी निकली है जिसमें रीएड किया गया। जो वैकेंसी रीएड हुई है उसमें पिछली विज्ञापन का नोट के रूप में जिक्र जरूर मिलेगा और वही आपके काम आएगा। 9 जुलाई के हाई कोर्ट के ओपीएस के जजमेंट के अनुसार विज्ञापन संख्या 6/6 में सिलेक्टेड सभी कैंडिडेट्स को ओपीएस का लाभ मिल सकता है अगर वो हाई कोर्ट में केस फाइल करेंगे। तो अभी जो 9 जुलाई को जजमेंट आया है उसमें भी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने 2005 में या तो अप्लाई किया नहीं था, अगर किया था तो उनके पास प्रमाण नहीं था, लेकिन हाई कोर्ट ने 2005 में अप्लाई करने का कोई प्रमाण नहीं मांगा है, सिर्फ 2006 की वैकेंसी को 2005 की वैकेंसी मानकर उनको ओपीएस का लाभ दे दिया है। अब हम बात करते हैं 9 जुलाई के जजमेंट और 14 मई तथा 25 मई के जजमेंट में अंतर क्या है। 9 जुलाई के जजमेंट में हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि ये ओपीएस के लिए एलिजिबल है और इतने दिन के अंदर इनका प्रोसेस शुरू करना है, जबकि 14 मई और 25 मई के जो जजमेंट थे उसमें हाई कोर्ट ने क्लियर कट जजमेंट नहीं दिया था, बल्कि हरियाणा सरकार की लिटिगेशन पॉलिसी 2025 का हवाला देकर सरकार को या विभाग को डिसाइड करने के लिए छोड़ दिया था। याचिकाकर्ताओं को सर्टिफाइड कॉपी जमा करनी थी, उसके बाद विभाग ने 2 महीने के अंदर डिसाइड करना था, जिसमें से 14 मई को जो जजमेंट आया था उन्होंने जो सर्टिफाइड कॉपी लेकर विभाग को जमा कराई थी, कुछ कैंडिडेट्स के रिजेक्शन आने शुरू हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने वर्ष 2023 में भी अप्लाई किया था हरियाणा सरकार के पत्र 8 मई 2023 के प्रावधान के अनुसार, लेकिन डिपार्टमेंट ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी डिपार्टमेंट ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। 14 मई और 25 मई को हाई कोर्ट ने जिन केसों का निपटारा किया था, जिसमें 2 महीने के अंदर सरकार को या डिपार्टमेंट को निर्णय लेने के लिए कहा गया था, हरियाणा सरकार की लिटिगेशन जो पॉलिसी थी 2025 उसके अनुसार, उसमें जिन जिन के रिजेक्शन आएंगे उनको रिजेक्शन को चैलेंज करना पड़ेगा। किसी भी वकील के माध्यम से वो चैलेंज कर सकते हैं। अगर उन्होंने 2023 में अप्लाई किया था वो डॉक्यूमेंट भी वकील को देंगे, जो सर्टिफाइड कॉपी जमा करवाने के लिए उन्होंने दिया था वो वकील को देंगे, और जो रिजेक्शन आया है वो भी वकील को देंगे। वकील रिजेक्शन को चैलेंज करेगा। इसी बेस पे जो 9 जुलाई 2026 का जजमेंट आया है, इस आधार पे दोबारा से वो फिर से सिंगल बेंच में लगेगा, सेम वैसे ही नोटिस होगा, सेम प्रोसेस चलेगा, और पूरी उम्मीद है जैसे 9 जुलाई का जजमेंट आया उनको भी वैसा ही जजमेंट आएगा और उनको भी ओपीएस मिलने की पूरी उम्मीद है। ओपीएस के लिए अभी तक जितने भी जजमेंट आए हैं उन सब में सिर्फ पेटिशनर को लाभ देने के लिए कहा गया है। जब हाई कोर्ट की डायरेक्शन ही पेटिशनर को लाभ देने के लिए है तो ये जनरलाइज होने की संभावना नहीं के बराबर है। सरकार या विभाग उसको जनरलाइज नहीं करेगा। कोर्ट ने अभी तक ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी है कि इसको जनरलाइज किया जाए, और आगे भी शायद ऐसा ही होगा। जो जो केस फाइल करते जाएंगे कोर्ट उन्हीं को डिसाइड करता जाएगा और सिर्फ पेटिशनर को ही बेनिफिट देने के लिए कोर्ट डायरेक्शन देगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।